नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। देश में एक साइबर अथॉरिटी बनाने की बात चल रही है। साइबर फ्रॉड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार साइबर अथॉरिटी बनाने पर विचार कर रही है और इसके जरिए सरकार साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग कर पाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे लेकर बैंकों के साथ एक बैठक भी कर चुकी है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि साइबर ठगों के खिलाफ साइबर अथॉरिटी कितना बड़ा हथियार साबित होगा। जानेंगे कि साइबर अथॉरिटी में कौन कौन से लोग हो सकते हैं शामिल, किस तरह का इसका स्वरूप होगा और इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं, खासतौर से फाइनेंशियल सर्विसेज इकोसिस्टम में ये जो फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं लगातार, इनकी रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए। एक जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है उसने बाकायदा इस तरह का प्रपोजल पहले भी दिया था और सरकार ने पार्लियामेंट को बताया था कि वो विचार भी कर रही है, लेकिन अब इस पर बात आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ है, समझेंगे कि क्या कुछ इसमें हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज का आपकी खबर आपका फायदा। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ हैं मुक्तेश चंद्र जी, जो कि पूर्व डीजीपी हैं, गोवा के रह चुके हैं और साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मामलों के जाने माने अब जानकार हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है अमित दुबे, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका भी। और हमारे साथ हैं विराग गुप्ता जी, जाने माने एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका भी इस चर्चा में। मैं मुक्तेश चंद्र सर आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। ये एक अलग से जैसे हर एक क्षेत्र के लिए रेगुलेटर की व्यवस्था है, कितना इंपॉर्टेंट अब हो चुका है कि साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए भी हमें एक अलग अथॉरिटी बना देनी चाहिए। इसकी क्या रेलेवेंस है सर और इंपॉर्टेंस क्या है? दीपक देखिए, जो कानून और व्यवस्था के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम स्टेट सब्जेक्ट है और उस स्टेट सब्जेक्ट के हिसाब से हर स्टेट पुलिस को इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। लेकिन क्योंकि साइबर की जो क्राइम का पिक्युलरिटी है, इसकी जो विशेषताएं है, वो ऐसा है कि विक्टिम जो कहीं और है, अपराधी कहीं और है, पैसे कहीं और से निकल रहे हैं और ये पूरे हिंदुस्तान में या उसके बाहर कहीं से भी हो सकता है। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को बहुत परेशानी और डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है कि कोई सेंट्रलाइज्ड एजेंसी अगर इसको इन्वेस्टिगेट करे तो बहुत आसान है, क्योंकि जो साइबर अपराधी हैं वो देश के किसी भी कोने में बैठे हो सकते हैं और उसके बाद वो एक नहीं हज़ारों लोगों को विक्टिमाइज कर रहे हैं और वो अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जो आइडिया है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी हो जो इसको इन्वेस्टिगेट करे, तो ये बहुत अच्छा कदम होगा साइबर अपराध को रोकने की दिशा में। एब्सोल्युटली। देखिए, ये जो सीधा कंज्यूमर सेंट्रिक जो क्राइम्स हो रहे हैं, जो आम लोगों के साथ जो हो रहे हैं, ये तो एक अलग इकोसिस्टम है इनका। मैं सर थोड़ा चाहूँगा कि पुलिस के सामने किस तरह के चैलेंजेस इनको रहते हैं, लेकिन खास तौर से जो वाइट कॉलर क्राइम्स हैं साइबर स्पेस में, उनसे निपटने में चुनौतियाँ क्या क्या आती हैं। डीजीसीए जिस तरह से एक रेगुलेटर है सिविल एविएशन में, उसी तरह से अगर साइबर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अगर बनती है तो वहां पर उसका स्वरूप किस तरह से बनाना पड़ेगा, किस तरह से अलग अलग स्टेक होल्डर्स को इनको साथ में लेकर चलना होगा सर? नहीं देखिए, एक इसमें दो विषय हैं, आप दोनों को मिक्स ना करें। एक तो साइबर क्राइम, जो साइबर अपराध हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। दूसरा साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का ऑलरेडी हमारे पास एक फ्रेमवर्क मौजूद है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। सेक्शन 70A में नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक ऑलरेडी बनी हुई है और दूसरी सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, वो सेक्शन 70B में है। ओके। लेकिन अभी भी ये देखा गया है कि साइबर सुरक्षा के अंदर भी बहुत सारी एजेंसीज हैं भारत सरकार की जो इन्वॉल्व है। जबकि अगर हम यूके मॉडल को देखें तो यूके मॉडल में ये सब एजेंसियों को इकट्ठा करके एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी बनाई गई थी 2017 या 18 के आसपास, और उसके बाद से एक ही अथॉरिटी अब उसको हैंडल कर रही है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ भी एक
आवश्यकता है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक सिंगल एजेंसी उसी को हैंडल करे। अदरवाइज बहुत मुश्किल है कि मल्टीपल एजेंसीज मल्टीपल टास्क कर रही हैं साइबर सुरक्षा की दृष्टि से। जहां तक साइबर क्राइम की बात करते हैं, वो एक दूसरा विषय है साइबर क्राइम का। जैसे मैंने कहा, स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन क्योंकि विक्टिम पूरे हिंदुस्तान में फैले हैं, क्रिमिनल हिंदुस्तान और उसके बाहर भी हो सकते हैं, इसीलिए अगर एक सेंट्रल अथॉरिटी हो जो पूरे इंडिया के क्राइम्स को, साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करे, तो इसमें आसानी होगी। क्योंकि एक ही अपराधी देश के 10 हिस्सों में अपराध कर रहा है, तो वो आपस में कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और इसी के मद्देनजर जो I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाया था, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन फिर भी वो एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन का ही काम कर सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो इन्वेस्टिगेशन फिर वापस स्टेट पुलिस के पास ही आता है। एब्सोल्युटली। इसीलिए एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाने की बात इस पर चल रही है। देखिए, आपने सर्टन का जिक्र किया। देखिए, प्रॉब्लम ये इतनी बड़ी हो चुकी है कि साइबर अटैक्स और जो डेवलपिंग मेथड्स हैं अलग अलग, जैसे हम कहते हैं बार बार ना, ये जितने साइबर अपराधी हैं, ये हम डाल तो वो पात रहते हैं। सिर्फ सर्टन का इन्फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो 2020 में इन्होंने 1.15 मिलियन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंसेस को इन्होंने टैकल किया, मैनेज किया। बढ़कर ये 1.4 मिलियन के आसपास हो गए 2021 में, और 2022 में भी 1.39 के आसपास, यानी कि कम नहीं हो रहे हैं। आप जितना टैकल करेंगे चुनौतियां उतनी बड़ी हैं। और ये सिर्फ सर्टन के एग्जाम्पल हैं, बाकी भी लगातार जो है इस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं। 16 लाख बार G20 की वेबसाइट पर हमले हुए, जो रीसेंट डेटा अभी बता रहा है। अमित जी, आप भी गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ इस मसले पर बातचीत करते हैं। अथॉरिटी बनाने के अलावा, अथॉरिटी बनाना एक बड़ा प्रोसेस होगा, लेकिन उसके अलावा भी कोऑर्डिनेशन से लेकर और बाकी तरह के क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, जो एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप मानते हैं कि वाकई में ये टफ होगा एक सेंट्रल एजेंसी के लिए एक मुश्त मॉनिटरिंग करना? देखिए दीपक जी, कई बार ऐसा होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन हम शुरू करते हैं तो मामला इंडिया के बॉर्डर पर जाके अटक जाता है, क्योंकि डेटा या क्रिमिनल हमारे देश के बाहर बैठा हुआ है। तो ऐसे में हमारी अथॉरिटी को जो दूसरे देशों के संग तालमेल बिठाना है, एमलेट्स करने हैं या उनके एग्जीक्यूशन फास्ट हों, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड क्राइम है, इसमें रियल टाइम में ही पकड़ना पड़ेगा, इसमें आप डिले नहीं कर सकते। अभी डिले का पूरा फ़ायदा क्रिमिनल को मिलता है, तो क्रिमिनल इस चीज़ का भी एडवांटेज लेता है। उसको पता है कि 2-3 दिन के बाद ही पुलिस आएगी इन्वेस्टिगेशन करने, तब तक उसकी लोकेशन, उसके एंटिटीज़, उसके सारे डिजिटल फुटप्रिंट चेंज हो जाते हैं, और उसके बाद वहाँ जाकर भी कुछ मिलता नहीं है, चाहे उसका मोबाइल नंबर हो, चाहे उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स हों। इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं 3 से 4 दिन, 5 दिन से ज़्यादा नहीं होती एक नंबर की या एक अकाउंट की। तो इस वजह से वो 4 दिन बहुत क्रूशियल होते हैं। ऐसे में दी स्टेट पुलिस चाहे भी तो वो पूरा अप्रूवल प्रोसेस के संग वहाँ जाकर वो कार्रवाई नहीं कर पाती। तो मेरे ख्याल से जो अभी मुक्तेश जी ने बोली है, बड़ी सही प्रॉब्लम है ये, कि स्टेट लेवल पर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होते हैं तो उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। जब तक एक सेंट्रल ऐसी बॉडी नहीं होगी जो इंस्टेंटली कहीं भी जाकर उसको अरेस्टिंग पावर भी होनी चाहिए, उसको छापा डालने की पावर होना चाहिए, उसको रेगुलेशंस भी होना चाहिए कि वो ब्लॉक कर दे कुछ भी जो ज़रूरतें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से डेटा लेने की, जितनी भी सपोर्टिव एक्टिविटीज़ हैं इन्वेस्टिगेशन, वो सारी पावर उसको देनी पड़ेंगी। कुछ स्पेशल पावर्स भी देनी पड़ेंगी। कई बार हमें थोड़ा ऑफेंसिव भी होना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो क्रिमिनल प्रोटॉन VPN के पीछे है या प्रॉक्सी के पीछे है या इस तरह की एंटिटीज़ है जो सीधे तौर पर हमें डेटा नहीं दे रही हैं। तो वो सारी स्पेशल पावर्स के संग जब वो एजेंसी इक्विप्ड होगी तभी जाके क्रिमिनल पकड़े जाएंगे। और जो अटैक की बात है, देखिए अभी 9-9.5 लाख साइबर क्राइम पोर्टल पर रजिस्टर हुए थे 2022 में। 2023 में करीब 15 लाख है, 15.5 लाख के करीब। हम देख रहे हैं नंबर्स बढ़ रहे हैं। हॉटस्पॉट जो पहले 7-8 होते थे, आज की डेट में 35 हॉटस्पॉट है, और ये पूरे इंडिया में फैल गए। पहले जो कुछ पॉकेट्स थे, अभी राजस्थान से लेकर साउथ में बेंगलोर तक हर जगह हॉटस्पॉट फैल गए। तो मेरे ख्याल से एक सेंट्रल बॉडी ही इनको कैटर कर सकती है, वरना ये मशरूम होते रहेंगे और डबल ट्रिपल हो जाएंगे अगले 2 सालों में। अब AI आ गया है तो हमें पता है कि AI जनरेटेड और मोर सोफिस्टिकेटेड क्राइम होने लगेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन और चैलेंजिंग हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो और चीज़ें चाहिए इस बॉडी को, उसमें एक है रिसर्च, क्योंकि ये चीज़ अब टेक्निकल हो गई है, तो उनको जो हाई एंड ऐसे टूल्स नहीं चाहिए जो पहले ट्रेडिशनल टूल्स थे। अब उनको नए तरीके के टूल्स चाहिए, चाहे वो AI बेस्ड टूल्स हों, चाहे वो डेटा एनालिसिस के यानी कि आप कह रहे हैं कि उनके पास शक्तियां हो,
साथ ही साथ उनके पास रिसर्च और उसका दायरा बढ़ाने के लिए थोड़ा स्वच्छंदता भी ज्यादा हो, लेकिन इस पर क्या हो पाएगा, हम थोड़ा सा अलग से इस पर बात फ्रीडम करेंगे। देनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली फ्रीडम भी देना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं विराग जी के पास जाना चाहता हूँ। विराग जी, जैसे हम डॉक्टर मुकेश चंद्रा जी से भी हम शुरुआत में बात कर रहे थे, अब प्रॉब्लम ये है कि जो कमेटी ऑन स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है, उनका जो प्रपोजल था, जो मैं पढ़ रहा था, उनके प्रपोजल में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा गया था कि जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें आपके बिग टेक हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, इनको भी रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल्स आई स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, इनको कहा तो गया है कई बार कि भैया आप कॉम्प्रिहेंसिव मेटा डेटा जो है सारे ऐप्स का आप रेलिवेंट अथॉरिटीज़ के साथ सिक्योरिटी चेक्स के लिए शेयर कीजिए, लेकिन हमने देखा है कि ये उतनी सारी चीज़ें शेयर होती नहीं हैं, क्योंकि अगर हो रही होती तो फिर हमारे लिए बड़ा आसान होता इस तरह के साइबर अपराधियों तक पहुंचना या उस पर लगाम कसने को। तो सवाल यही है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स, बिग टेक कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज। क्या इनको रेगुलेट कर पाएंगे हम कभी? दीपक जी, आपको ये बात अच्छी तरह से ज्ञात है कि इंटेक जाइंट्स को विश्व में पहली बार 2013-14 में दिल्ली हाई कोर्ट के माध्यम से हमने रेगुलेट करने की कोशिश की थी। ग्रीवांस ऑफिसर का कानून विश्व में पहली बार इन पर अप्लाई कराया था। और भी बहुत सारी बातें हुई थी, ईमेल पॉलिसी आई थी, डेटा सुरक्षा, सरकारी कंप्यूटर की सुरक्षा। जो आज विषय है, उस विषय को हम 3D तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि पहली नंबर पर जैसे भारत में हैजा और प्लेग खत्म हो गया है, मलेरिया कम हो गया है, कोरोना आता है, दूसरी बीमारियां आती हैं, लेकिन अगर सरकारी विभाग सिर्फ हैजा का इलाज करते रहें तो नई बीमारियों का इलाज कैसे होगा? इसी तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारत में पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक एक तंत्र बनाने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे पुलिस की व्यवस्था होती है, NIA होता है, IB होती है, रॉ होता है, CBI होती है, CID होती है, फिर लोकल थाना होता है। तो NIA बनाने से थाने का काम खत्म नहीं होता है, अथॉरिटी बनाने से जो बड़े मामले हैं उनका समाधान हो जाएगा, निचले स्तर पर चीज़ों का समाधान नहीं होगा। अब हम तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आते हैं जो इस रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में 31 लाख अपराध दर्ज किए गए, लेकिन FIR कितने में दर्ज की गई? 31 लाख कंप्लेंट्स आई। और अपराध FIR कितने में दर्ज की गई? FIR एक साल में सिर्फ 66,000 दर्ज की गई, जो NCRB के डेटा से है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या पैदा हो रही है कि जो 31 लाख लोग हैं उसमें से बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है और 1930 में उन्होंने कंप्लेंट किया है और क्लेम सिर्फ मिला है 4.3 लाख लोगों को। बाकी लोगों को क्लेम नहीं मिला है क्योंकि वो कहते हैं कि कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए, इससे ऑर्डर लेके आइए। जब FIR ही दर्ज नहीं होगी तो कोर्ट से ऑर्डर कहाँ पर आएगा? तो एक अजीब तरह की स्थिति बन गई है कि बहुत बड़े पैमाने पर अपराध हो रहे हैं, लेकिन उन अपराधों को FIR में कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है। अभी परसों की रिपोर्ट है कि नवंबर महीने में, सिर्फ एक महीने में, व्हाट्सएप ने लगभग 71 लाख खातों को ब्लॉक किया है, बैन किया है। इसका मतलब वो आपराधिक खाते हैं। तो जैसे अगर सड़क में कोई आदमी गलत गाड़ी चलाए और आप उसको इग्नोर कर दें तो एक्सीडेंट कर देगा। तो ये जो करोड़ों मामले हो रहे हैं, इन पर FIR दर्ज नहीं हो रही है, टेक जाइंट्स को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है। इसकी वजह से भारत साइबर अपराध की सबसे बड़ी मंडी बन गई है, जिससे निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं हो रहा है। एब्सोल्युटली। और देखिए, अब ये जैसा शुरुआत में हम बात भी कर रहे थे कि सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे ही नहीं है, ये धीरे धीरे लगातार बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को अपने चपेट में ले रहे हैं। हमने अभी हाल ही में, अभी तो बैंक्स इसकी चपेट में आना, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक की कहानी हम सबको पता है कि किस तरह से वहाँ पर साइबर फ्रॉड हुए। इसीलिए, और साइबर फ्रॉड में जो एक बात सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि रिकवरी नहीं हो पाती। अगर आप अपराधियों तक पहुंच भी गए तो भी आप रिकवरी कितना कर पाएंगे, क्योंकि ये नेटवर्क ऐसा है, कहाँ से कहाँ पैसा कहाँ चला जा रहा है, उसका एक बड़ा कॉम्प्लेक्स एक नेटवर्क हो जाता है। तो उसमें अथॉरिटीज़ के भी जो हाथ है वो सीमित हो जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूँ, तीनों मेहमान मेरे साथ हैं। थोड़ा सा स्वरूप कैसा हो, और जो बात कही जा रही है कि अथॉरिटी तो हो, बहुत अच्छी बात है, हमारे तीनों में पैनलिस्ट कह रहे हैं, लेकिन एक अथॉरिटी ऐसी, रिकवरी के बारे में एक लाइन बोलूं? मैं ब्रेक ले लूं सर, ब्रेक के तुरंत बाद आ रहा हूं, उस पर बात करते हैं सर। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए अलग अथॉरिटी क्या होनी चाहिए? मंथन तो चल रहा है, बातचीत तो चल रही है, लेकिन कब, किस स्वरूप में आएगी, इस पर आज हम कर रहे हैं चर्चा खास मेहमानों के साथ। इससे पहले कि मैं डॉक्टर मुकेश चंद के पास जाऊं,
विराग जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे रिकवरी को लेकर, फटाफट से ऐड कर लें, फिर मैं डॉक्टर चंद्रा के पास जा रहा हूँ। देखिए, रिकवरी के बारे में सामान्यतः नियम ये है कि अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है और अगर आप समय पर जानकारी दे देते हैं तो बैंक उस पर कार्रवाई करके और 72 घंटे के भीतर अगर सारी बातें होती हैं तो वो पैसा आपके पास वापस आ जाना चाहिए। सामान्यतः ऐसी परंपरा है, लेकिन जो रिपोर्ट है उससे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पैसा आ गया है, बैंकों के पास है, लेकिन जो पीड़ित लोग हैं उनके पास पैसा कानूनी बारीकियों की वजह से वापस नहीं जा रहा है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि रिकवरी अगर चाहे, अगर टाइमली, अगर प्रॉम्प्ट एक्शन हो तो रिकवरी भी पॉसिबल है। हाँ, होती है। अगर किसी का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का फ्रॉड हो गया और उसने समय से बैंक को बता दिया तो वो बैंक से पैसा वो लॉस नहीं होता है, वो चूंकि सिस्टम के भीतर ही रहता है और वो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए कई बार वो पैसा वापस नहीं आ पाता। उसके लिए जो फॉर्मेलिटी है उसमें पुलिस और बैंकों के बीच में सही कोऑर्डिनेशन नहीं है। Exactly. और बैंक कई बार उसके लिए अदालत के आदेश की मांग करते हैं। यस, यही तो कॉम्प्लेक्सिटी है डॉक्टर चंद्रा, यही तो कॉम्प्लेक्सिटी है कि अगर पहले तो, क्योंकि देखिए डिजिटल लेंडिंग वाले जो हमारा ऑपरेशन हफ्ता वसूली हमने चलाया था, इसमें हमने देखा कि पैसा कैसे ओवरसीज चला जाता है और हवाला के जरिए ट्रैवल होता है और वो डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है। अब वहां तक पहुंचना, रिकवरी करना, कई बार जहां पर आपने पकड़ लिया, जो आपके म्यूल्स हैं उनको अगर आपने पकड़ लिया तो वहां से तो आप उठा लेंगे पैसा, लेकिन अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ऐसी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया जहां से रिकवरी पॉसिबल नहीं है तो फिर रिकवरी एक ऐसी टेढ़ी खीर हो जाती है। अच्छा, अब जो विराग जी ने जोड़ा है डॉक्टर चंद्रा, वो ये जोड़ा है कि जहां पर रिकवरी हो भी गई, अब उसको प्रूव करो कि साहब ये रिकवरी हुई है और इसको हमको वापस अगर पैसा देना है, तो फिर पुलिस उसमें इन्वॉल्व, उसमें एजेंसीज इन्वॉल्व, उसमें बैंक इन्वॉल्व, फिर होता है कि साहब एक अदालत से आप ऑर्डर लेकर आइए और तब हम आपको ये पैसा देंगे। तो इतना कॉम्प्लेक्स है सर ये, तो अथॉरिटी आपको लगता है सर इस कॉम्प्लेक्सिटी को कुछ कम कर पाएगी? आपके क्या सुझाव होंगे इसमें? दीपक, देखिए मैं आपको एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल आपको बताता हूं जिससे इस पे काफ़ी रोशनी मिलेगी। 2018 में कॉस्मोस बैंक के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था जिसमें 94 करोड़ रुपए उनके चले गए थे। अब 11 लोगों की इसमें सज़ा हुई है और सिर्फ 5 करोड़ 72 लाख रुपए ही रिकवर अब तक हो पाए हैं और जिनको सज़ा मिली है वो लोग हैं जिन्होंने एटीएम मशीनों से पैसे निकाले थे। बाकी सारा पैसा आज तक नहीं मिल पाया और जो इसके मास्टरमाइंड थे वो आज तक नहीं पकड़े जा सके। करेक्ट। जब ये हाल तो इतने बड़े बैंक के साथ हुआ है और जो आम आदमी के साथ जो होता है, मैं बिल्कुल विराग जी की बात से सहमत हूँ कि इंसिडेंट बहुत रिपोर्ट होते हैं, उनको एफआईआर में कन्वर्ट होते होते बहुत सारे कम हो जाते हैं, बहुत सारे केसेस नहीं रजिस्टर हो पाते हैं और जिनमें रजिस्टर हो जाते हैं तो उनमें पैसे वापस नहीं मिलते, अरेस्ट नहीं होती और जो बहुत ही कम जो अमाउंट है वो पैसे का वापस मिलता है। अगर एक कंप्लेनेंट जो है शिकायत करता, उसका इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि इसको सज़ा मिली कि नहीं मिली, उसका इंटरेस्ट है कि उसके पैसे वापस आए कि नहीं आए। हमें बहुत सारे नियमों में बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मनी रिकवरी सबसे पहला काम होना चाहिए, जिसमें बैंकों को भी सहयोग देना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी इमीडिएटली कार्रवाई करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे साइबर क्राइम को समझने के लिए। 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो है कि एक सिम कार्ड चाहिए एक अपराधी को, ठीक, और दूसरा है एक बैंक अकाउंट चाहिए। आज के डेट में दोनों ही बड़ी आसानी से किसी भी फ्रॉडुलेंट तरीके से बनवाए जा सकते हैं और उसका इस्तेमाल अपराधी करते हैं और उन तक पहुंचा नहीं जा सकता। जब तक बैंक अकाउंट इस तरह से फर्जी तरीके से या उसको जो उधार दे देते हैं, किराए पे दे देते हैं बैंक अकाउंट को कुछ पैसे की खातिर, और जब तक ये सिम कार्ड जो है इशूइंग अथॉरिटीज़ के ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, उनको भी अपराध में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक ये सिम कार्ड का बिजनेस ख़त्म नहीं होगा। एक अपराधी के पास हज़ारों सिम कार्ड होते हैं, अब वो कैसे लाते हैं, किसके आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। मैं इस बारे में भारत सरकार की भी तारीफ करना चाहूँगा। अभी कुछ फिलहाल में ही ऐसे मेजर्स लिए गए हैं जहां बहुत सारे ऐसे सिम कार्ड बंद किए गए हैं और बैंक अकाउंट्स भी बंद किए गए हैं। सर आपने बिल्कुल सही कहा। सर आपने बिल्कुल सही कहा। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, विराग जी और अमित जी से हमारी पहले इस बारे में बात हुई है। अगर फर्जी सिम कार्ड जा रहे हैं,
इसमें क्या हम टेलीकॉम कंपनीज का कॉलर पकड़ सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी ठहरा सकते हैं कि आपका सिम कार्ड कैसे फर्जी तरीके से बिक रहा है मार्केट में, आपके ऊपर क्यों ना जिम्मेदारी फिक्स की जाए, आप क्यों ना जेल जाएं, आपके ऊपर क्यों ना क्रिमिनल प्रोसेसिंग किया जाएगा? क्या हम ये कर सकते हैं सर? डॉक्टर चंद्रा। हाँ, इसमें देखिए टर्म सेल एक होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर में, वो टर्म सेल हर एक केस में 50,000 का जुर्माना लगा सकती है। मैं जब गोवा में था तो ऐसे बहुत सारे केसेस रजिस्टर किए थे हमने, जिसमें सिम कार्ड का जो डीलर है उसको भी बुक किया गया था और टेलीकॉम जो कंपनीज हैं उनके लोगों को भी बुक किया गया था। वो हाई कोर्ट में गए हमारे खिलाफ और काफ़ी सारी कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल ये है कि हर एक केस जो सिम कार्ड का फ्रॉड तरीके से इशू किया गया है, क्या वो 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और क्या वो जुर्माना कंपनी ने पे दिया? मुझे लगता है कि इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं है और ज्यादातर केसेस में ये पैसे नहीं पे करते हैं। एब्सोल्युटली सर। अमित जी, फटाफट से आपके पास आना चाहूंगा। ये हम देख रहे हैं सर, ये हमारी चर्चा में ये सारे कॉम्प्लेक्सिटीज पता चल रही हैं। तो एक अथॉरिटी के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहला मैंडेट क्या होना चाहिए अगर आप अपना स्वरूप गठित करना है, तो वो क्या हो सर? देखिए, सबसे पहले तो अथॉरिटी को पावर्स देनी होंगी। हमारे यहाँ जैसे अभी सारे जो डिस्कशन का निचोड़ है वो यही है कि प्रोविजंस हैं, अब पेनल्टी दी गई नहीं दी गई, क्या हम एडवांस में पेनल्टी रखवा सकते हैं, केस चलता रहे ताकि थ्रेट ज़्यादा बड़ा हो। अभी क्या है कि जितने भी पुलिसिंग सिस्टम है, कई बार वो पावर्स भी उतनी एग्जीक्यूशन पावर्स उतनी नहीं होती हैं कि सीधे क्विक डेंट दिया जा सके क्रिमिनल्स को। क्रिमिनल उसका एडवांटेज उठाते हैं। हमें सबको पता है कि वो 10-10 साल 15-15 साल भी कई बार केस लटक जाता है। तो उससे क्या होगा, और साइबर के केस में तो एविडेंस जो होता है वो यदि इतना पुराना होता जाएगा केस, तो एविडेंस की वैल्यूज़ भी खत्म होती जाएंगी। तो मेरे ख्याल से क्विक प्रोसिक्यूशन का भी प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि एक स्पेशल कोर्ट्स हो जो इस बारे में तत्काल निर्णय दें और पेनल्टीज़ लगानी है तो वो लगाएं, या जिसको भी सज़ा देनी है वो दी जाए। वो लंबा भी ना हो क्योंकि केसेस के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो नेचुरल प्रोसेस है कोर्ट का वो उसमें नहीं चलना चाहिए, एक अलग से कोर्ट बनाया जाए। और मेरे ख्याल से जजेस को भी डिजिटल एविडेंस को लेकर थोड़ा और ट्रेनिंग की भी जरूरत है कि वो खुद निर्णय ले सके। कई बार उसका भी एडवांटेज मिलता है, एम्पावर किया जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा अमित जी, प्राइमरी एविडेंस होगा कि वो टूथलेस टाइगर की तरह ना दिखे अथॉरिटी कि आपने बना दिया उसको रस्म अदायगी के लिए, इस तरह की स्थिति ना रहे। विराग जी, क्विकली आपका भी इसमें टेक क्या हो कि एम्पावर दीपक जी अथॉरिटी बनाने के लिए संसद से 4 कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा। आईटी एक्ट, डेटा सुरक्षा कानून, टेलीकॉम कानून और आरबीआई के कानून, इन चारों के भीतर उस अथॉरिटी को कोऑर्डिनेशन और पावर देना पड़ेगा। ये एक बात है, उसके हिसाब से सिस्टम बनेगा। दूसरा, जो आप अभी मुक्तेश जी से बात कर रहे थे कि फर्जी सिम कार्ड के बेसिस पे जो बनते हैं, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था और हमारी किताब पे भी इस बात की पूरी चर्चा है कि 54 करोड़ फेसबुक, 6 करोड़ व्हाट्सएप और 8.5 करोड़ इंस्टाग्राम के फर्जी अकाउंट्स और पोस्ट में कार्रवाई हुई है। इन सभी का विवरण ले लिया जाए और किस मोबाइल से ये ऑपरेट हो रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं। अगर उनके पीछे सरकार सारी कार्रवाई कर दे तो देश में 1 हफ्ते के भीतर आधे से ज़्यादा साइबर अपराध कम हो जाएंगे। हम उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं जो साइबर अपराधी जिनका प्रमाण सामने छोड़ रहे हैं। इस वजह से एक मशरूम जो है साइबर अपराधों का पूरा जो बढ़ रहा है, उसके लिए इन चीज़ों को जो सामने सिग्नल्स हैं, जैसे हेल्थ में सिग्नल्स होते हैं, MRI रिपोर्ट होती है, इस पर काम करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि ये जो मशरूमिंग है ये बढ़ती रहेगी, ये कम नहीं होने जा रही। हम कोशिश तो कर रहे हैं हमारी अलग अलग अथॉरिटीज, लेकिन ये विषय इतना बड़ा है कि इसके लिए एक सच में एक सेंट्रल अथॉरिटी का होना जरूरी है। लेकिन उस सेंट्रल अथॉरिटी के गठन के बावजूद चुनौतियां रहेंगी। उन चुनौतियों को कम से कम कैसे किया जाए, हमारे एक्सपर्ट्स ने आज बताया। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अथॉरिटी बने और साइबर अपराधों पर लगे लगाम। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए। हम आपको जागरूकता भरी बातें बताते रहते हैं और इसी तरह से एक्सपर्ट से आपके लिए चर्चा लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुक्तेश चंद, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विराग जी, थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।